बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिस तरह से 2016 में पनामा लीक्स का बड़ा चर्चा हुआ था, बड़ी दुहाई मची थी, और उसमें से क्या निकला था? 400 से ज़्यादा लोगों के नाम थे। मियां नवाज शरीफ साहब उसमें फंस गए। उनके नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी, उनके बच्चों के नाम पर थी, और उनको पता चल गया था कि चंद दिन के बाद ये लीक्स आ रही हैं। तो उनकी तरफ से, मियां नवाज शरीफ के बच्चों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़लाँ जायदाद भी है, फ़लाँ जायदाद भी है। ये सारा कुछ क्यों हुआ था? इस वजह से हुआ था कि पाकिस्तान में एक या दो नुमाइंदे ICJ के मौजूद हैं। उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? ये सारी तहकीकात 600 के करीब लोग, 600 के करीब जर्नलिस्ट करते हैं, और फिर जो उनकी तहकीकात में सूरत हाल सामने आती है, जिन लोगों के नाम सामने आते हैं, उस मुल्क के एक या दो बंदों को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वो इन लोगों से राब्ता करके बताएं, उनसे पूछें, उनको सवालनामा दें। दूसरे लफ्ज़ों में, मीडिया में एक होता है किसी का मौक़िफ़ लेना, किसी के बारे में कोई ख़बर है, कोई रिपोर्ट है, जिसके बारे में या जिसके ख़िलाफ़ ख़बर होती है उसका मौक़िफ़ लिया जाता है। इसी तरीके से ये एक या दो लोग हर मुल्क में, किसी में ज़्यादा भी होंगे, उनका काम ही सिर्फ ये था या ये होता है कि उन्होंने मौक़िफ़ लेना होता है जिन लोगों के नाम ऐसी लीक्स में आते हैं। तो उन दिनों मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम आया था। जैसे ही उनका नाम, अभी उनसे मौक़िफ़ लिया गया, और उमर कीमत साहब पाकिस्तान में ICJ के नुमाइंदा थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बेटों से मौक़िफ़ लिया, उनको सारी सूरत हाल उनके सामने रख दी, और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते हुए TV चैनल्स पर आ गए कि हमारी ये जायदाद भी है, हमारी ये जायदाद भी है, हमारी वो जायदाद भी है। और बिल आखिर उनका ये इतराफ़ उनको ले डूबा, और इस तरह से ले डूबा कि आज आधे से ज़्यादा ख़ानदान मफरूर है, लंदन में छुपा बैठा है। मियां नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है, मरियम और उनके शौहर को भी सज़ा हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरीके से आज फिर कुछ पेपर्स सामने आए हैं जिनको पंडोरा लीक्स का नाम दिया गया है, पंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। गोया ये भी एक पंडोरा बॉक्स खुलने वाला था। एड्स की भी बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ा तहलका मचा। लेकिन कब तक, जब तक ये लीक सामने नहीं आई थी। इसमें क्या था? इसमें लोग कह रहे थे कि इमरान खान का नाम आ रहा है, इमरान खान आप बच नहीं सकते। और जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, मीडिया वाले हैं, सियासतदान हैं, उनकी तरफ से ये मीडिया लीक्स आने से पहले, पंडोरा पेपर्स आने से पहले शोर शराबा, बड़े पुरज़ोर तरीके से मुतालबा होने लगा कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। किसी ने इंतज़ार नहीं किया। इन लोगों ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, इस्तीफ़े से कम और गालियों से कम बोलते ही नहीं थे। लेकिन जब मामला सामने आया, हुआ क्या? असल इसमें हुआ ये कि उमर कीमत साहब ने इस हवाले से भी आगाह कर दिया अपने लोगों को कि इमरान खान का नाम इसमें आ रहा है, और वो सारा का सारा शक की बुनियाद पर था। इसकी हम आगे जाकर बात करेंगे। लोग पंडोरा पेपर्स के हवाले से ये कह रहे थे कि देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे ये ऊँट किसी करवट बैठता नज़र नहीं आता। यूँ समझे कि ये ऊँट बेकरवट लेट गया है। अब देखते हैं क्या होता है। पंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, जिनमें कुछ का तल्लुक़ फ़ौज से है, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ अखबारी मालकान हैं, और कुछ सियासतदान हैं। तो हर शोबा ज़िंदगी से इन लोगों का तल्लुक़ है। जिसका भी नाम आता है, इसमें कुछ वज़रा भी हैं। जिस बंदे का भी नाम आता है वो कहता है जी कि अव्वल तो मेरी कोई ऑफशोर कंपनी है नहीं, जैसा मुने सलाई की तरफ से कहा गया है कि मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, मेरे जितने भी असासे हैं वो सारे डिक्लेयर किए हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन वो भी कहते हैं कि मेरे जितने असासे हैं, मेरी जो भी ऑफशोर कंपनी है वो डिक्लेयर की हुई है। इसी तरीके से बाकी लोगों का भी ये दावा है कि मैंने जो कुछ भी मेरे असासे हैं, मेरी ऑफशोर कंपनी है, जो भी मेरी जायदाद है वो हमने डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे हम दो सवाल करेंगे कि ये जायदाद इन लोगों ने बाहर बनाई ही क्यों? पाकिस्तान में क्या मसला था? या तो ये लोग लालची हैं, या ये लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। बेशक इनकी कंपनियाँ जितनी भी इन्होंने ईमानदारी से बनाई हों, दयानतदारी से बनाई हों, आखिर इनको ज़रूरत क्या पड़ी कि दूसरे मुल्कों में जाके ये कंपनियां बनाएं, अपना सरमाया ले जाएं? जायज़ तरीके से ले गए होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जो कोई ये लोग कह रहे हैं। फिर भी ये सवाल बनता है कि ये लोग आखिर यहाँ से क्यों ले गए? पाकिस्तान के ऊपर इनको एतमाद नहीं था, पाकिस्तान के ऊपर इनको किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं था। पाकिस्तान में कारोबार क्यों नहीं किया इन्होंने?
اگر کیا تو تھوڑا بہت کیا، باقی سارا کچھ پاکستان سے کما کے باہر لے گئے۔ آخر کیوں؟ یہ ان کا لالچ تھا یا پاکستان میں ان کا سرمایہ محفوظ نہیں تھا؟ اگر پاکستان میں ان کا سرمایہ محفوظ نہیں تھا تو یہ پھر خود اور ان کے خاندان کے لوگ پاکستان میں کیسے محفوظ ہیں؟ پاکستان کیا ان کی حکمرانی کے لیے بنا ہے؟ پاکستان آئیں، حکمرانی کریں اور اپنا سارا سرمایہ باہر بھیج دیں۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا، بہت سے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، ہماری آف شور کمپنیاں ڈکلیئرڈ ہیں، ہم نے بتایا ہوا ہے، ظاہر کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بندہ ایسا بھی ہے، اس کا نام ہے راجہ نادر پرویز۔ یہ میجر ریٹائر ہوا فوج سے، اس کے حوالے سے ہی بات یہ سامنے آئی۔ اس کے نام کے ساتھ لگا دیا گیا کہ کرنل راجہ نادر پرویز، اس کے اثاثے اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں۔ راجہ نادر پرویز کا نام آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی آف شور کمپنی بنائی ہی نہیں، میں نے کبھی بیرون ملک کاروبار کیا ہی نہیں، میرے نام پر جتنی جائیداد ہے وہ میرے والدین کی وجہ سے ہے، میرے والدین کی وراثت ہے، میں نے ایک پائی کا کہیں کاروبار نہیں کیا۔ راجہ نادر پرویز آگ بگولا تھے، اشتعال انگیز تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پیپرز میں ان کا نام آخر آیا تو آیا ہی کیوں؟ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، بڑے وسیلے انداز میں کہا، اور واقعی ان کا غصہ بنتا ہے، ہر شریف آدمی کا غصہ بنتا ہے، ہر غیرت مند آدمی کا غصہ بنتا ہے، ہر ایماندار آدمی کا بنتا ہے غصہ۔ جس پہ الزام لگایا جائے اس کا ایسے ہی اشتعال میں آنا ایک فطری امر ہے۔ راجہ نادر پرویز کہتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا، میرے بارے میں کہہ دیا گیا کہ میں نے انڈین کے ساتھ کاروبار کیا ہے، جبکہ میں انڈیا کے خلاف 3 جنگیں لڑ چکا ہوں۔ رن آف کچھ میں 1965 میں انہوں نے جنگ لڑی، پھر 1971 میں وہ مشرقی پاکستان میں لڑے، اور وہ ان 90,000 قیدیوں میں شامل تھے جن میں 33,000 فوجی تھے جن کو قیدی بنایا گیا تھا، اور وہ بھارت کی قید میں رہے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح رہے کہ راجہ نادر پرویز ان لوگوں میں سے ہیں جو بھارت سے سرنگ کھود کے جیل سے باہر آئے، جیل سے باہر آنے کے بعد وہ بحفاظت پاکستان پہنچ گئے۔ ایسا پاکستانی سپوت نے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا کہ اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے، انڈیا کے ساتھ کاروبار تھا۔ ایسا الزام جب سامنے آیا تو راجہ نادر پرویز کی طرف سے شدید رد عمل دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کمیشن بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے میرے کیس کی انکوائری کرے اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ میرا نام آیا تو آخر آیا ہی کیوں۔ اس سب میں کون ذمہ دار ہے؟ اس سب میں 2 ذمہ دار ہیں۔ ایک عمر چیمہ صاحب ہیں جنہوں نے پاناما پیپرز کے حوالے سے بھی انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ ان کو ملا تھا۔ عمران خان بھی کہتے تھے کہ عمر چیمہ نے درست کہا ہے، اور دوسرے فخر درانی صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ 2 بندے ذمہ دار ہیں راجہ نادر پرویز جیسے لوگوں پر الزام تراشی کرنے میں۔ آئی سی جی کی طرف سے ان لوگوں کو سوال نامہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے نام، اور وہ نام بھی دے دیے گئے کہ ان لوگوں کے نام اس پیپرز میں آئے ہیں، پنڈورا لیکس میں آئے ہیں، پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کو سوال نامہ بھیجیں کہ انہوں نے جائیداد کیسے بنائی، کب بنائی، ایسے سوالات اس میں تھے۔ یہ سوال نامہ ان لوگوں نے راجہ نادر پرویز کو ان کے گھر کے ایڈریس پر بھیج دیا، اور ایسا ہی ایک سوال نامہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھیج دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس لیے بھیج دیا کہ اس میں کسی فرید الدین کا نام تھا اور وہ 2 زمان پارک میں رہتے تھے۔ عمران خان بھی 2 زمان پارک میں رہتے ہیں۔ صرف 2 زمان پارک میں رہنے کی وجہ سے عمران خان کا نام اس میں شامل کر لیا گیا۔ عمران خان کو وہ سوال نامہ بھیج دیا گیا، غلطی سے بھیج دیا گیا، یہ جو کچھ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عمر چیمہ صاحب کی طرف سے یا فخر درانی صاحب کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا گیا کہ عمران خان کے 2 زمان پارک پر بھی آف شور کمپنی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہی واویلا ہوا جب پاناما پیپرز آئے تھے تو عمر چیمہ صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے، انہوں نے میاں نواز شریف کے خاندان کو بتا دیا تھا کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں، یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تو اب عمران خان کو سوال نامہ بھیج کے عمران خان کے مخالفین کو بتا دیا گیا کہ عمران خان اس طریقے پھنس رہے ہیں، اور انہوں نے پھر واویلا مچایا، ہائپ کریٹ کی، اور جو کچھ بھی ان سے بن سکتا تھا عمران خان کے خلاف انہوں نے سارا کچھ بنایا، ڈرامہ کیا، عمران خان کو گالیاں دی، استعفے کا مطالبہ کیا، اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ لیکن عمران خان کی طرف سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا۔ رات کو جب یہ پنڈورا لیکس افشا ہونے تھے، اس سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے ARY کو
अपने नुमाइंदों के ज़रिए असल सूरत हाल से आगाह कर दिया और उस गुब्बारे से हवा उस वक्त निकल गई जब गुब्बारा पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर फूल चुका था और इमरान खान की तरफ से तरदीद आ गई। ये सारे लोग उसके बाद झाग की तरह बैठ गए। किस झाग की तरह बैठ गए उसका हम नाम नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत हलचल हुई, थोड़ा बहुत मामले को उछाला गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। बात हम फिर करेंगे उमर चीमा साहब की और फ़खर दुरानी साहब की कि इन लोगों की तरफ से इंतहाई ज़्यादा कोताही हुई है। इमरान खान को सवालनामा भेज दिया गया, राजा नादर परवेज़ को सवालनामा भेज दिया गया। जैसे ही इन लोगों के सामने लिस्ट आई, जिन लोगों के नाम थे, ज़मान पार्क का देखा तो इमरान खान वहाँ रहते हैं, इमरान खान को टारगेट कर लिया गया और अपने साथियों को बता दिया गया। इसमें शक वाली कोई बात नहीं है कि ज़मान पार्क में फरीदुद्दीन साहब रहते हैं। फरीदुद्दीन से भी इमरान खान के मुखालफिन की तरफ से रब्ता किया गया। ये सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उन्होंने लानत भेजते हुए कहा कि मेरी ऑफशोर कंपनी अगर है तो वो डिक्लेयर की हुई है। फरीदुद्दीन साहब ने इन लोगों का साथ नहीं दिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत सबूत अव्वल तो था नहीं, अगर कोई बात बन सकती थी तो फरीदुद्दीन ने वो बात बिगाड़ दी। बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से फेक नाम सामने आ जाते हैं। कर्नल राजा नादर परवेज़ कोई होगा, लेकिन वो कोई कर्नल होगा। ये मेजर रिटायर हुए थे, इनका नाम दे दिया गया। राजा नादर परवेज़ पढ़ते ही बाकी इन्होंने तहकीक नहीं की, किसी से पूछा नहीं कि क्या यही राजा नादर परवेज़ है। इनको शायद ये पता ही ना हो कि राजा नादर परवेज़ मेजर रिटायर हुए थे और इन्होंने ये यकीनी समझकर कि यही राजा नादर परवेज़ है, उनका फ़ौजी पस मंज़र है, तो इनके जहन में नहीं था कि वो रिटायर्ड मेजर हुए हैं और ये कर्नल का नाम है। इन्होंने इसी राजा नादर परवेज़ को सवालनामा भेज दिया। इस तरीके से और ना जाने कितने लोग होंगे जिनको इन्होंने इसी तरीके से सवालनामे भेज दिए और फिर पूरी दुनिया में उसका शोहरा भी कर दिया। इससे कितने लोग बदनाम हुए होंगे। राजा नादर परवेज़ अपने मामले को अदालत में ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जो भी बंदा इसमें मुलव्वस है, ऐसे लोगों को जिनसे कोताही हुई है, ये कोताही नहीं है। कोताही आप कह सकते हैं कि किसी बंदे से भूल के बात हो जाती है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि इनकी तरफ से जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर इसलिए किया गया है, जानबूझ का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि इन लोगों ने पूरी तहकीक क्यों नहीं की, इन्होंने एक एक लफ्ज़ क्यों नहीं देखा, महज नाम पढ़ के उनके घरों के एड्रेस पर इन्होंने ये सारा कुछ भेज दिया। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं जुर्म हुआ है। गलती का मुदावा हो सकता है, लेकिन जो कुछ जानबूझकर किया जाए, दानिस्ता किया जाए, वो गलती नहीं रहती, वो ब्लंडर हो जाता है। और इस ब्लंडर की वजह से कितने लोग बदनाम हुए हैं, कितने फ़ौजियों का नाम आया है, कितने सियासतदानों का नाम आया है, कितने सहाफ़ियों का नाम आया है, और गलत तरीके से जिन लोगों का नाम आया है उनकी ज़िंदगी आप सोच सकते हैं कि कितनी डिस्टर्ब हुई होगी। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। और बाकी फिर देख लीजिए कि कुछ लोग किस तरह की तनकीद करते हैं। फ़ौज के हवाले से कुछ लोगों के नाम आए हैं और वाकई जिस बंदे का नाम आया है, जिसकी ऑफशोर कंपनी, हमने उसकी बात की है कि अगर किसी की जायज़ कंपनी भी है तो उसने क्यों बनाई है। क्या पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या ये लालची लोग थे, अपना सारा सरमाया बाहर ले गए, या जितना भी था सरमाया बाहर ले गए? तो फ़ौज के हवाले से ज़्यादा ही कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है। फ़ौज के हवाले से एक आपका सिपाही सरहदों की हिफाजत कर रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि फ़ौज जागती है तो कौम सोती है, लेकिन कुछ नाहंजा लोगों की तरफ से, कुछ बेहुदा गो लोगों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि कौम जब सो जाती है तो फ़ौज ऑफशोर कंपनियां बनाती है। लानत है ऐसी सोच पर, ऐसे लोगों पर जो अपने मुहाफ़ज़ों के बारे में ऐसी बात करते हैं। पनामा पेपर्स के बाद पैराडाइज़ पेपर्स भी आए थे और अब पेंडोरा पेपर्स आए हैं। ये धूल बैठती हुई नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से हो सकता है कि हमें कई वीडियोज़ बनाना पड़े। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।